अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के सामने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब एक प्ले अनोवा डिस्कस करूँगी। एक्चुअली our area is basically area where we have more हिंदी मीडियम स्टूडेंट। सो आज का ये वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाऊंगी क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर यूपी बोर्ड से आते हैं। तो ये जो ड्रामा जो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ ये एक अफ्रीकन ड्रामा है अनोवा, जिसे अमा अटा आइडू ने लिखा है। तो अमा अटा आइडू एक राइटर है घाना की। वो पोएट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं और प्रोफेसर भी हैं। वो पढ़ाती हैं अंग्रेज़ी। तो जब वो अपनी बैचलर डिग्री ऑब्टेन कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ घाना से, तब उन्होंने अपना फर्स्ट प्ले द डिलेमा ऑफ घोस्ट पब्लिश किया था 1964 में। और इस ड्रामा के पब्लिकेशन के साथ ही वो फर्स्ट पब्लिश अफ्रीकन वुमेन ड्रामाटिस्ट बन गई थी। इससे पहले किसी ने भी अफ्रीकन वुमेन ने ड्रामा पब्लिश नहीं किया था। तो जब हम उनकी राइटिंग्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी राइटिंग्स में पोर्ट्रे किया है रोल ऑफ अफ्रीकन वुमेन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। वो क्रिटिसाइज़ करती वो अफ्रीकन्स को जो वेस्ट को प्रिफर करती हैं बहुत सारे बेनिफिट और लाभ के लिए। तो और वो बिलीव करती हैं डिस्टेंट अफ्रीकन आइडेंटिटी में, जो कि उनके हिसाब से वो फीमेल पर्सपेक्टिव के तौर पर देखती हैं। उन्हें अपनी अफ्रीकन आइडेंटिटी पर फ़ख्र है। हर इंसान को होना चाहिए अपनी आइडेंटिटी पर। तो जैसे मैंने अभी बताया वो प्रोफेसर है और उन्होंने एज विजिटिंग फैकल्टी प्रोफेसर पढ़ाया बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, जर्मनी और जिम्बाब्वे। उन्होंने बहुत अवार्ड भी जीते हैं, जैसे 1992 में कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ फॉर बेस्ट बुक अफ्रीकन कैटेगरी में अपनी नॉवेल चेंजेस के लिए। हम उनकी राइटिंग्स में देखते हैं वुमेन प्रोटैगनिस्ट जो सोसाइटी उनको स्टीरियोटाइप इमेज दी है उसको वो तोड़ती हुई नज़र आती हैं, अपने आप को आज़ाद करती हुई नज़र आती हैं ट्रेडिशन और कस्टम से। तो जो हम प्ले डिस्कस कर रहे हैं अनोवा, ये भी एक इसी तरह का प्ले है। अमा अटा आइडू का जो ये प्ले है अनोवा, ये बेस्ड है एक ट्रेडिशनल फोक टेल पे। जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारी लोक कथाएँ होती हैं, उसी तरह से इस अफ्रीका में भी बहुत सारी लोक कथाएँ रहती हैं। तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल फोक टेल है उसमें एक कहानी है लेजेंड ऑफ डिसोबीडियंट डॉटर की, उनके ओरल लिटरेचर घाना में। देखिए हमारे यहाँ भी ओरल लिटरेचर है। वो ओरल लिटरेचर वो लिटरेचर होता है जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास होता है। और जैसे हमारे यहाँ भी जो डॉटर हैं या सन के लिए भी है कि उनके लिए ये कहा गया है कि वो अपने पेरेंट्स की बात मानें। तो जब नहीं मानते तो डिसोबीडियंट कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये डिसोबीडियंट जो वर्ड है डॉटर्स के लिए, ये हमारे यहाँ ख़राब माना जाता है। इन द सेम वे घाना में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ख़राब माना जाता है। तो ये जो ड्रामा है सेट है 1970 में 70s में, गोल्ड कोस्ट एक जगह है। तो इसमें थोड़ा सा क्योस दिखाया गया है ट्रेडिशनल कल्चर और पोस्ट कॉलोनियल कल्चरल मॉडर्निटी में। देखिए अफ्रीका हमारी तरह बहुत सालों तक गुलाम था यूरोपियन कॉलोनियल कंट्रीज़ का। कुछ कंट्रीज़, ज़्यादा कंट्री तो वो यूरोप ब्रिटिश कॉलोनी थी, कुछ फ्रेंच भी थी, कुछ अफ्रीकन वो कुछ स्पेनिश या डेनमार्क की थी, बस ज़्यादातर मोस्टली देवर ब्रिटिश। तो उनका बहुत ज़्यादा असर था उनके कल्चर पर। तो हमारे यहाँ कल्चर पर उतना ज़्यादा असर तो नहीं हुआ, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा असर हुआ, इसलिए कि अफ्रीकन्स की अपनी आइडेंटिटी की जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ी। मतलब उन्होंने अपना कस्टम ट्रेडिशन सब भूल गए थे, उन्होंने वेस्टर्न कस्टम ट्रेडिशन अपना लिया था। तो आइडू ने ये पोर्ट्रे किया है अनोवा, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस ड्रामा की, एक मॉडर्न डिसोबीडियंट डॉटर है। डिसोबीडियंट इन अ सेंस कि वो अपनी पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाती है। तो ये एक टेल भी है वहाँ का, और जो कि
उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। और जैसे कि उनके कस्टम में भी ये है कि डॉटर्स को पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, लेकिन क्योंकि इम्पीरियलिज्म की वजह से ये हुआ है कि नई जनरेशन है वो लिबरल हो गई है और वुमेन भी लिबरल हो गई है। तो ये वो सोचते हैं कि ये इम्पीरियलिज्म स्लेवरी की वजह से है, जो उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है हुआ है वेस्ट की वजह से। और तो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंसी भी ख़त्म हो रही है। दो जो और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस प्ले में वो हैं बधुआ, जो कि अनुआ की मम्मी है, मदर है, और वो उसको लोग रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, उसकी फैमिली भी और उसके नेबर्स भी, कि वो ही वजह है अनुवा की डिसोबीडियंट बिहेवियर की। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार से करो तो वो डिसोबीडियंट हो जाते हैं। तो इसमें भी है। तो वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन है, वो उनको माना जाता है माउथ पीस ऑफ द सोसाइटी। तो वो भी इनको वो अनुआ की मम्मी है, लेकिन सब लोग उनसे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने अनुआ को डिसोबीडियंट बनाया है। तो इस प्ले में ड्रामाटिस्ट ने पोर्ट्रे किया है अनुआ को एज अ मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन, जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रही है सोसाइटी में, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो उस पर थोपी गई हैं उसमें बिलीव नहीं करती। वो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना चाहती। तो हमारे समाज ने, चाहे वो कहीं का भी हो, औरत को हमेशा से इस हक से महरूम किया। उसको ये हक नहीं दिया कि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करे। पर आज की मॉडर्न वुमेन ये नहीं, इस चीज़ में बिलीव नहीं करती, वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना चाहती है। तो ये जो ड्रामा है जो पब्लिश हुआ है 1970 में, ये सेकंड प्ले माना जाता है किसी गाना के राइटर का, क्योंकि इस ड्रामा में उन्होंने स्ट्रैटेजीज ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ किया है कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने में, थीम और लैंग्वेज को। और जो ओरल ट्रेडिशन जो दिखाया है अकान ट्राइब का, उसमें भी उन्होंने स्ट्रैटेजीज ऑफ स्ट्रक्चर एम्प्लॉय किया है। तो उन्होंने इस प्ले को जो सेट किया है उसके बैकड्रॉप में आप देखेंगे पोस्ट कॉलोनियल घाना जब आज़ाद हो गया है, 1970 का टाइम है, तो घाना तब आज़ाद हो चुका था कॉलोनियल रूल से। तो यहाँ पे आज़ाद तो हो गए, लेकिन इम्पीरियलिज्म का असर है, कैपिटलिज्म, और उन लोग क्योंकि उन लोग इतने सालों से गुलाम थे, तो स्लेवरी थी वहाँ पे, तो वो सब भी लोगों में दिखाई देता है। और दूसरी तरफ एक इम्पॉर्टेंट थीम है इस वो ड्रामा में, वो है हिस्ट्री ऑफ पोस्ट कॉलोनियल घाना, जो कि वो एनकाउंटर करते हैं वेस्टर्न ट्रेडिशन से। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो अमा अटा आइडू ने एम्प्लॉय करी है वो है जो उन्होंने सुनी है, लेजेंड ऑफ द डिसोबीडियंट डॉटर। बस उन्होंने इस थीम को ट्विस्ट कर दिया है। तो ये जो टेल है अबाउट एन इंडिपेंडेंट वुमेन जो रिफ्यूज़ करती है वो सारे मेल्स को जो उसके पेरेंट्स उसके लिए लाते हैं, उसकी फैमिली जो भी लड़के उसके लिए पसंद करती, वो उनको रिजेक्ट करती है, बल्कि वो खुद अपने से एक लड़का चुनती है और अपनी फैमिली में अनाउंस करती है कि वो उस लड़के से शादी करेगी। तो जो ये डॉटर, तो इस तरह से वो डिसोबीडिएंट हो गई, क्योंकि अपनी माँ बाप के अगेंस्ट में जाकर वो अपने से लड़का पसंद कर रही है। और दूसरी बात है कि वो वहाँ का एक ट्रेडिशन था कि शादी के बाद लड़कियाँ माँ के या तो घर में रहती थी या करीब में रहती थी, लेकिन वो ना ही अपना घर छोड़ती है बल्कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए वो उस जगह को भी छोड़ देती है जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते थे। तो ये जो प्ले है ये डिवाइड किया गया 3 फेसेस में। पहला है, ये भी एक जगह पे है ऑन द हाफ वे, एंड और बिग हाउस जो ओगुआ में, उसके बारे में है। तो फेज़ 1 जब शुरू होता है तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमेन है, जो कि दे आर मेकिंग द रीडिंग फेमिलियर विद द पोस्ट कॉलोनियल स्टडी ऑफ येबी का जो पोस्ट कॉलोनियल के बाद का माहौल है वो उन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वो हिंट करते हैं किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया। उसके बाद फाइनली फिर इन दोनों के बाद अनुवा को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक स्ट्रेंज
जो कि अनकॉमन इंडिपेंडेंट लड़की है, जो अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मतलब उसको प्यूबर्टी अटेन करते हुए 6 साल हो गए हैं, पर उसने अभी शादी नहीं की। उसने वो सारे उनको रिजेक्ट किया है लड़कों को, सूटर्स जिनको कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि उसके पेरेंट्स या फैमिली लाई है। फिर ये जो सीन है ये शिफ्ट होती है हाउस ऑफ बादुआ एंड ओसान, जो कि अनोवा के पेरेंट्स हैं। तो बादुआ बहुत परेशान है कि उसकी रेपुटेशन उसकी बेटी की वजह से ख़राब हो रही है। पूरा विलेज अनोवा को बुरा भला कह रहा है कि वो डिसोबीडियंट है, और उसके पेरेंट्स का नाम ख़राब हो रहा है। उसके पेरेंट्स को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है उसकी डिसोबीडियंस की, खासतौर उसकी माँ को। इसी वक्त अनोवा आती है और अनाउंस करती है कि उसने एक लड़के को ढूंढ लिया है जिसका नाम है कोफी अक्को, और वो उससे शादी करेगी। उसकी माँ उससे खुश नहीं है, क्योंकि जो ये कोफ़ी अको जो लड़का है इसकी रेपुटेशन ख़राब है, और वो ये सोचती हैं कि वो लड़का इनकी बेटी के लिए सूटेबल नहीं है। तो वो बहुत उसको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं अनोवा को, लेकिन वो नहीं मानती। फाइनली वो कोफ़ी अको से शादी कर लेती है, और जो उसका नेटिव प्लेस है ये भी उसको छोड़ देती है, ताकि किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो। शादी के बाद हो सकता है लोग उसके हस्बैंड को बुरा कहे कि है, और वो कसम खाती है कि शी विल नॉट कम बैक। तो ये फेज़ 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब फेज़ 2 में ड्रामेटिस्ट ने डिस्कस किया है अनोवा की मैरिड लाइफ। अनोवा और आको की शादी हो गई है, लेकिन उन लोग नोमैड्स की तरह इधर उधर टहल रहे हैं और उनकी शादी को 2 साल हो गया है, लेकिन अभी उनके पास बच्चे नहीं हैं, दे आर चाइल्डलेस। अनोवा स्ट्रगल कर रही है काफ़ी चीज़ों से, और वो कोफ़ी अको को सजेस्ट करती कि मेडिसिन ले ले, लेकिन क्योंकि मेल है, मेल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके अंदर कमी है। वो अनोवा पर ब्लेम करता है कि शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव। तो अनोवा फिर हथियार डाल देती है। वो कोफ़ी अको से कहती है कि ठीक है, इफ़ आई एम नॉट एबल टू बियर चाइल्ड फॉर यू, तो आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन वो मना करता है। तो कोफ़ी अको अब खूब पैसा कमा लिया है, तो वो सोचता है कि वो खूब सारे स्लेव्स को रखे, नौकर चाकर हों उसके पास, जिसमें वुमेन भी हों और बच्चे भी हों, लेकिन अनोवा इसके अगेंस्ट में रहती है। अब यहाँ पे फ़ेज़ 2 ख़त्म होता है। फ़ेज़ 3 में हम देखते हैं कि आइडू पोर्ट्रे करती है कोफ़ी को एज अ रिचेस्ट मैन ऑफ द एरिया। बहुत अमीर हो गया है और उसके पास बहुत सारे स्लेव्स हैं, जिसमें वुमेन और बच्चे भी शामिल हैं, जो कि वो चाहता था। पर अभी भी उनके पास बच्चे नहीं हैं, दे आर स्टिल चाइल्डलेस। और कोफ़ी अको बहुत लैविश ज़िंदगी जी रहा है, जैसे कोई ब्रिटिश राजा हो। और अनोवा एक सिंपल हम्बल लाइफ जी रही है, सिंप्लिसिटी उसके अंदर है। पर ये चीज़ कोफ़ी अको को नहीं पसंद आती। वो सोचता है वो भी अनोवा भी उसकी तरह लैविश ज़िंदगी जिए, और अगर जब वो नहीं मानती तो वो चाहता है कि उसको वापस उसके गांव ये भी भेज दें। तो अनोवा उससे रिक्वेस्ट करती, विनती करती है कि उसको ऐसा ना करे, और एडवाइस करती है कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो फिर कुछ और भी सिचुएशन अराइज होती जहाँ पे अनोवा को पता चलता है कि उनके चाइल्डलेसनेस की वजह, उनके बच्चे ना होने की वजह वो नहीं है, बल्कि कोफ़ी अको है। वो उसकी के अंदर कमी है। तो ये चीज़ें किसी तरह से पूरे कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाती है कि कोफ़ी अको कैन नॉट बियर चाइल्ड, उसके अंदर मैनहुड में कमी है। तो वो ही फील्स अशेम्ड। इस शर्मिंदगी में वो अपने आप को शूट कर लेता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि अनोवा की भी डेथ हो जाती है, और उसकी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। जब प्ले एंड होता है तो उसकी फैमिली इन लोग के फ्यूनरल की तैयारी करती है। तो ये नॉवल में भले उन्होंने एक अनोवा को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह दिखाया है कि जो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेना चाहती है, लेकिन उसका फ़ैसला वो गलत निकल जाता है। शायद अगर वो माँ बाप के कहने पर जाती तो हो सकता है वो लड़के अच्छे होते, लेकिन
बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट। उसके पेरेंट्स को शुरू से ही उसको चॉइस देनी चाहिए, तो हो सकता है वो राइट पर्सन को चुनती। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द प्ले। आई होप द स्टूडेंट विल लाइक इट।